हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं रत्नेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन देखा है। हम लोगों ने देखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने देखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने ये देखा है कि सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कंडक्टर्स कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोज सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर जाने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स या चालक कहते हैं। अब देख लेते हैं कि चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो चालक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स, जिनको हम धात्विय चालक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या धात्विय चालक जो है ऐसे चालक होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह करने पर उनमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उनके पदार्थ में कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में जो है कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे फेरस होता है, जैसे कॉपर होता है, जैसे सिल्वर है। ये सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स होते हैं ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और इन सब को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्यों कहा जाता है। मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातुओं में जो विद्युत धारा का वाहन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए धात्विय चालकों को या मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहा जाता है। जो धातुएं होती हैं उनमें सभी धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो धातु के क्रिस्टल में मुक्त अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये विद्युत वाहक बल मिलने पर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच गेट डिकम्पोज व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह करने पर वो अपने आयनों में या अपने घटक कणों में टूट जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो अपनी ठोस अवस्था में या सॉलिड स्टेट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयन उत्तरदायी होते हैं और ठोस अवस्था में आयन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, अपनी 3 डायमेंशनल साइट में वो बंधे होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अपनी ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। तो ये मॉल्टन स्टेट में पिघली हुई अवस्था में या किसी सुटेबल सॉल्वेंट में जब घुले हुए होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इनमें से इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं KCl, NaCl, CuSO4, KNO3 इत्यादि। तो बच्चों चलो देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहला हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी डाइल्यूशन पर 100% या नियरली 100% आयनाइजेशन देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका 100% आयनाइजेशन किसी भी डाइल्यूशन पर होता है उनमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे
और ऐसे जो पदार्थ होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। एट द सेम टाइम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किसी भी डाइल्यूशन पर 100% आयनाइजेशन नहीं देते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंपेरेबली लेस नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल कराते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो कम होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा आयंस अवेलेबल होते हैं। नंबर दूसरा हमारे पास दूसरा फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि कोई सब्सटेंस होता है या कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है किसी एक सॉल्वेंट में अच्छे से डिसोसिएट नहीं होता है, या उसका डिसोसिएशन नहीं होता है, आयनाइजेशन नहीं होता है, वही पदार्थ किसी दूसरे सॉल्वेंट में अच्छे से आयनाइज होता है या अच्छे से डिसोसिएट होता है। रीज़न क्या होता है, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है वो सोल्यूशन में उपस्थित आयनों के मध्य बनने वाले या लगने वाले आकर्षण बल को कम कर देता है, जिसकी वजह से आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा फ्री होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आराम से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है। तीसरा फैक्टर हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो हमारे पास बना है उस सोल्यूशन का अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या डाइल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में। सबसे पहले देखते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। मीन्स जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा वो बढ़ता तो है, लेकिन जिस रेफरेंस में हम डाइल्यूशन करते हैं उस रेफरेंस में उतना नहीं बढ़ता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि डाइल्यूशन करने पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो बढ़ता है। अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो जो आयंस होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा दूर रहेंगे एक दूसरे से, और उनके बीच में लगने वाला जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है वो उतना ही कम लगेगा, जिसकी वजह से आयंस ज़्यादा फ्री रहेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज़्यादा करेंगे। तो सिंपली या सीधे सीधे देखने वाली बात यह है कि चाहे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के रेफरेंस में हो चाहे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में हो, डाइल्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। तीसरा हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है टेम्परेचर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सब्सटेंस होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ता है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन में ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है या ज़्यादा चार्ज को कैरी करके ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो बढ़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके कंडक्शन पर या उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पर किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने देखा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट के नेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके नेचर का भी इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पर। अब हम देख लेते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं जिस तरह से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसी तरह से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ सेज E इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ कहता है E इक्वल्स टू आई आर, जहां पर E क्या है, E हमारा E जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू वोल्ट्स में हम नापते हैं, वोल्ट्स। उसके बाद हमारे पास I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ। तो I इक्वल्स टू करंट स्ट्रेंथ होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर।
तो इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। साथ में आपका आर है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, आर इज रेसिस्टेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, हो गई इसकी यूनिट ओम। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, सेम उसी तरह से है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मीन्स किसी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जो रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो करंट के रास्ते में ज़्यादा पड़ेंगे तो वो ज़्यादा हर्डल प्रोड्यूस करेंगे। तो जितना ज़्यादा हर्डल होगा, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी करंट को पास होने में, वही उसका रेसिस्टेंस होगा। तो जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में उतनी ही आसानी होगी, मीन्स रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऑन ए। ये इक्वेशन निकल के आएगी। इसको इक्वेशन हम 3 बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, वैसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट रो को हम ऐड करते हैं, रो ए। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 4। यहाँ पर जो हमारा रो है वो क्या है, वो हमारा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रो को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, या रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। आर हमको पता है, आर क्या है हमारा, आर है हमारा रेसिस्टेंस, और एल क्या है, एल हमारा लेंथ ऑफ, एल क्या है, एल है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। ए हमारा क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि अगर एक कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारा जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इफ L is equal to 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा कंडक्टर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हो जाता है R इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो इंटू 1/1। इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा R इक्वल्स टू रो। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों देखते हैं कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूले पे। हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था R इक्वल्स टू रो L/A। ये हमारा फॉर्मूला था रेसिस्टेंस का। अब हम क्या करते हैं, रो के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। तो रो के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू R, इसको A को इधर लेके आते हैं तो हो जाता है A, और L हो जाता है हमारा यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, और ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है,
तो जो हमारा रो है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, रो उसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो होती है ओम सेंटीमीटर। तो जो रो है जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं या जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी ओम सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस क्या है कि द ईज बाय विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड द कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं कंडक्टेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो उस कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है। तो देख लेते हैं कि कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस को हम जो है जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को हम काहे से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करेंगे। तो कंडक्टेंस जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। तो अब देख लेते हैं कंडक्टेंस जो जी है, जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसको हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को यहाँ पर रेसिस्टेंस की जगह पर रखेंगे, ठीक है। आर 1 अपॉन आर है, तो जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब बटे के नीचे बटा है तो क्या होगा, ए पलट के आपका ऊपर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा जी इक्वल्स टू ए अपॉन रो इंटू एल, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला निकला है यहाँ पर, ये जो आपका 1 अपॉन रो है, जिस तरह से जी आपका 1 अपॉन आर था, उसी तरह से जो आपका 1 अपॉन रो है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, वो एक अलग कांस्टेंट कापा के बराबर होगा। जिस तरह से जी जो था आपका जो कंडक्टेंस है वो 1 अपॉन आर के बराबर होता है, उसी तरह से जो यूनिट आपका 1 अपॉन रो है मीन्स रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, वो एक दूसरे कांस्टेंट कापा के बराबर होगा। ये जो कापा होगा इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो आपका 1 अपॉन रो है इसको हम काहे से कन्वर्ट कर देंगे, कापा से। तो ये हो जाएगा आपका जी इक्वल्स टू कापा और हो जाएगा ए अपॉन एल, ये हो जाएगा आपका कंडक्टेंस। अब देख लेते हैं कि जो हमारा कंडक्टिविटी निकला है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये है क्या चीज़, तो हम देख लेते हैं। एल मीन्स लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा फॉर्मूला जी इक्वल्स टू कापा, फॉर्मूला होगा जी इक्वल्स टू कापा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर when length of conductor is 1 centimeter and cross sectional area of the conductor is 1 centimeter square। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या यूनिट ऑफ कापा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस या यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी से। देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या थी। हम लोगों ने देखा था कि आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए था, जहाँ पर हमने क्या किया था, हमको निकालना था रो की यूनिट या रेसिस्टिविटी की यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसको रो को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। हमने देखा था कि रो इक्वल्स टू क्या है, जो रेसिस्टेंस आर होता है उसकी यूनिट होती है ओम, इंटू एरिया की यूनिट हमने लिया था सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट थी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ था, तो रो की जो यूनिट निकली थी या रेसिस्टिविटी की जो यूनिट निकली थी वो निकली थी ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर निकली थी, ठीक है। तो जो ओम सेंटीमीटर है, अगर इसको हम एसआई यूनिट बनाते हैं तो एसआई यूनिट जो होगी हमारी वो हो जाएगी रो की एसआई यूनिट
ऑफ रो वो हो जाएगी ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी हो जाएगी ओम मीटर। अब हम देख लेते हैं कि काप्पा या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या है। देखते हैं हम, जिस तरह से जो कंडक्टेंस होता है वो 1/r होता है, जिस तरह से जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या काप्पा होता है वो भी जो रेसिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर काप्पा की यूनिट निकालने के लिए जो रो है हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, इसकी यूनिट को हम रेसिप्रोकल में रख देते हैं। तो काप्पा इक्वल्स टू 1/ओम सेंटीमीटर। ये यूनिट ऊपर जाएगी तो हो जाएगी काप्पा की जो यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब हम देखते हैं इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी एसआई यूनिट वो हो जाएगी ओम मीटर ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये हो जाएगी हमारी काप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट। चलिए बच्चों देख लेते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टिविटी काप्पा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले हमको जानना है, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लेते हैं। हमारे पास हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में और कंडक्टेंस के बीच में। ठीक है, तो देख लेते हैं। इमेजिन वी हैव 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। हमारे पास एक जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। दिस सोल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ये सोल्यूशन को ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया है जो 1 सेंटीमीटर दूर हैं, 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सोल्यूशन है और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली कंडक्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर वो जो कंडक्टेंस है वो टोटल कंडक्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के कारण है तो उसको हम बोलेंगे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्योंकि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है कि जब हमारे पास सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई सॉल्ट होता है तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट घुला है तो वहाँ पर जो कंडक्टेंस होगी वो होगी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट की। अब यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया है जो 2 इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस G है दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोड्स के बीच में है और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो कंडक्टेंस होगी ये होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी। तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी K, दिस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देख लेते हैं, अगर नाउ सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को बना देते हैं। अभी तक कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब था। अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। ऐसी कंडीशन में वी विल हैव 101 सेंटीमीटर क्यूब्स। हमारे पास अब कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 101 सेंटीमीटर क्यूब्स हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी होगी वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में भी इवन दिस टाइम सोल्यूशन कंटेन्स ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सोल्यूशन में अभी भी जब हमने उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है तब भी उस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है। तो जो टोटल कंडक्टिविटी होगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट। लेकिन ये जो लैम्डा इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 100 टाइम्स हो जाएगा, किसके, कंडक्टिविटी के। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द K इंटू 100।
100 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अब मान लेते हैं हम 100 टाइम्स ना करें, हम सोल्यूशन को v टाइम्स कर दें, v सेंटीमीटर क्यूब टाइम्स कर दें। तो अगर हम v सेंटीमीटर करेंगे तो जो हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी v टाइम्स ऑफ द कंडक्टिविटी। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिमिलरली इफ solution is diluted to v centimeter cube times, then equivalent conductivity या lambda equivalent will be equal to v centimeter cube times its conductivity will be equal to lambda equivalent equals to k into v। अब मानते हैं हमारे पास let solution contains c ग्राम equivalent per liter of solution। मान लेते हैं कि हमारा जो solution है उसमें जो है पर लीटर c ग्राम इक्विवेलेंट हमारा इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। देन द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी, तो जो जितने वॉल्यूम में हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा 1000 डिवाइडेड बाई c सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लेते हैं अगर ये होगा तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम था उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k इंटू v इंटू 1000 अपॉन c। अब क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन जो c है, c को हमने क्या माना है, ग्राम इक्विवेलेंट माना है। तो बाय डेफिनेशन हमको बताती है कि नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी होती है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। किसी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने इलेक्ट्रोलाइट या कितने सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन n। एन हमारा यहाँ पर क्या है, एन हमारा है यहाँ पर नॉर्मेलिटी। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।